मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल में शुरू से बने रहें। तो देखिए, सेट 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। आप लोग को जो प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से करना है। लाइट चैप्टर है जो बहुत अच्छे से करना है, तो आप लोग को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो प्रकाश में आप लोग को समझना क्या क्या है। प्रकाश में सबसे पहले आप लोग को जानना है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण जानेंगे, ठीक है। और फिर जाना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो इसमें आप लोग अंतर जान जाइए, उसी से आप लोग को समझ में आ जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है क्या। तो देखिए, उत्तल दर्पण कैसे याद रखेंगे। उत्तल दर्पण तो उसे उत्तल, उसे क्या होता है उठल, यानी कि जो उठा हुआ भाग इसमें प्रवर्तक तल होगा उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी कि देखिए उत्तल दर्पण, तो ये उठा हुआ भाग है, तो इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, इधर से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके क्या होगा वापस जा रहा है, ठीक है। इधर से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रहा है वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में उठा हुआ साइड रहता है, प्रवर्तक तल रहता है। उठा हुआ साइड क्या रहता है, प्रवर्तक तल, यानी कि रिफ्लेक्टिंग एरिया, ठीक है, प्रवर्तक तल, ठीक है। और जो इधर धंसा हुआ रहता है उसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, इसमें क्या किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। जब भी कोई पूछेगा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल से याद रखिएगा, उसे उत्तल उसे उठल, यानी कि उठा हुआ साइड क्या रहता है, प्रवर्तक तल रहता है, और उसका अपोजिट साइड में पॉलिश किया हुआ रहता है। अब अवतल दर्पण का बात करेगा, तो अवतल दर्पण में इसका अपोजिट कर दीजिएगा। अवतल दर्पण में क्या कीजिएगा, जो धंसा हुआ भाग है ना वो प्रवर्तक तल रहता है। धंसा हुआ भाग क्या रहता है, प्रवर्तक तल, टकराने से फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। इसमें क्या होता है, इसमें उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। उठा हुआ भाग क्या हो रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। आप ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं पर हम लिख नहीं रहे, आप लोगों को सिर्फ समझा दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें अंदर की ओर क्या रहता है, प्रवर्तक तल, प्रवर्तक तल, सिंपल सी है। आप लोगों को पहचाना है अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण में बोलिएगा धंसा हुआ भाग प्रवर्तक तल होता है और उठा हुआ भाग पॉलिश होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उठा हुआ भाग प्रवर्तक तल होता है और धंसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, यानी कि उस पर कलाई चढ़ाया रहा होता है, ठीक है। तो अवतल और उत्तल आप लोग को समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। आप देखिए इसका यूज सबसे पहले आप लोग को जानना है, इसका यूज। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, तो इसमें प्रतिबिंब है ना बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है जो आप लोग का छोटा बनता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आकार का छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। और इसमें आप लोग क्या जानना है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए प्रयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं अवतल दर्पण का। तो आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण का सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, जो भी चीज़ बड़ा दिखता है, यानी कि हजामती करने में, यानी कि सैलून में, हजामती यानी कि सैलून, सैलून, सैलून में करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ सैलून याद रखेंगे। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसका अग्रदीप बोलते हैं। गाड़ी का अग्रदीप में, गाड़ी का क्या बोलेंगे, अग्रदीप। ये भी एक नंबरिया क्वेश्चन में पूछ देता है, अवतल दर्पण में किस तरह का उपयोग किया जाता है। ये सब एक नंबरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाड़ी का अग्रदीप में। और तीसरा याद रखिएगा, सौर वाला जितना भी चीज रहेगा इसमें आ जाएगा। सौर मतलब सूरज से, यानी गर्म होने वाला चीज अवतल दर्पण में आएंगे, जैसे कि सौर भट्टी, सौर भट्टी में भी इसका, सौर भट्टी में भी इसका यूज किया जाता है। और चौथा है सोलर कुकर, सोलर कुकर, यानी कि सौर सौर आ गया ना, सौर सौर, दो ठो सौर सौर वाला याद रखिए। अवतल दर्पण और हजामती, यानी कि बड़ा देखने के लिए सैलून उलून में दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। और गाड़ी का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का देखिए, उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा फेमस है जो प्रयोग है वो हम लोग करते हैं गाड़ी का पश्च दृश्य देखने में, दृश्य देखने में। तो पीछे दृश्य मतलब क्या होता है, पीछे देखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अब उत्तल दर्पण का करते हैं। यानी कि गाड़ी का साइड मिरर में, दूसरा रूप में क्या लिखा रहेगा, गाड़ी का साइड मिरर, साइड मिरर में, ठीक है। यानी गाड़ी को पीछे देखने के लिए हम लोग को उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को प्रकाश में अच्छे से समझ जाइए किसे बोलते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा बेसिक और इसमें बता देते हैं आप लोग को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत ही मजा आएंगे। देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश का, जो चैप्टर का अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, आप लोग सिंपल भाषा में याद रखिएगा। फिजिक्स में सबसे पहले क्या याद रखना, आप लोग को फिगर याद रखना है। तो इसमें आप एक फिगर याद रखिएगा, ये शीशा मान लीजिए है, यानी कि प्रवर्तक तल है। ये क्या है, आपका प्रवर्तक तल है, यानी कि चिकन पृष्ठ है। अगर इस पर कोई लाइट आकर यहाँ पे टकराता है, तो टकराने के बाद अगर इधर चला जाता है, ठीक है, तो ये इधर से लाइट आ रहा है, टकराकर इधर, जैसे जहाँ पे टकराता है वहाँ पे एक अभिलंब होता है, जहाँ पे टकराता है वहाँ पे क्या होता है, एक अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण,
आपतित किरण, और टकरा कर वापस चल जाता है तो क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि इसको हम लोग परावर्तक तल बोल सकते हैं। ये क्या? परावर्तक तल, ठीक है। तो देखिए इसको याद नहीं करना है आपको, बस ये फिगर याद रखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन अगर देगा 1 नंबर वाला, बोले आपतन कोण 60 है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 ही होगा, ठीक है। जितना रहेगा इधर उतना ही रहेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन, अगर ये फिगर आपको याद है तो आप डिफिनेशन भी इसका लिख पाइएगा। क्या लिखिएगा? प्रकाश की किरण, क्या लिखिएगा? प्रकाश की किरण जब चिकन पृष्ठ पे टकरा कर पुनः वापस लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। बस यही चीज इसमें लिखना है, ठीक है। और इसमें देखिए पूछेगा प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कितना होता है? इसका 2 नियम होता है। प्रकाश का प्रवर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। इसका 2 नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। ये भी 1 नंबर नियम पूछेगा कितना नियम है, तो 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम इजी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। और दूसरा इसका नियम है, क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, आपतित किरण, आपतित किरण, फिर क्या है? परावर्तित किरण, किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही तल पर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपका ये क्या होगा? प्रकाश का प्रवर्तन पूरा खत्म हो गया। यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन की घटना कहाँ देखने को मिलता है? यानी कि सूखा बालू जो होता है आपको पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, और जो भीगा हुआ बालू होता है थोड़ा दूधिया दिखाई देता है। तो इस प्रकाश के प्रवर्तन का कारण ही होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन नहीं लिखे, आप लोग लिख दीजिएगा, प्रकाश की किरण जब चिकन पृष्ठ पे टकराता पुनः वापस लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, अगर डिफिनेशन देगा तो। बाकी 1 नंबरिया में ये सब क्वेश्चन देता है, तो 1 नंबरिया में इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन की ओर। देखिए प्रकाश का अपवर्तन मीन्स होता है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कोई प्रकाश प्रवेश कर जाना, ठीक है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 2 केस होता है, एक सघन से विरल, एक विरल से सघन होता है। इसमें आप फिगर समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका है विरल माध्यम, ठीक है, और इधर क्या है? सघन। सघन मतलब होता है थोड़ा ज्यादा घना, और विरल मतलब थोड़ा पतला। जैसे अगर बोला जाए पानी ज्यादा घना कि तेल ज्यादा घना, तो ज्यादा घना तेल होगा, ठीक है। तो सघन माध्यम थोड़ा घना होता है, विरल मतलब ये होता है। मान लीजिए कि ये शीशा है और ये क्या? हवा है। तो हवा से शीशा में जब लाइट आएगा तो क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जब चिकने पृष्ठ पे टकराता है, तो जहाँ पे टकराता है वहाँ पे क्या बनता है? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बनता है। तो इसका लाइट इधर जाना चाहिए अंदर में, तो इधर ना जाके क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अभिलंब। इसमें 2 केस बनता है। पहला केस क्या बनता है? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका प्रकाश की किरण क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, ठीक है। और वही चीज अगर यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, कितना किताब में यहीं पे कर देता है पर यहीं पे नहीं करते, अलग करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। अगर कोई सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से कोई किरण आ रहा है और विरल माध्यम में घुस रहा है, ठीक है, तो जब ऐसे आएगा तो यहाँ पे अभिलंब होता है। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या? आपतित किरण। ये क्या? अभिलंब हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया। तो ये किरण इधर ना जाके अभिलंब से दूर भागता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। तो ये आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। यहाँ देखिए परावर्तित नहीं हो रहा, यहाँ पे अपवर्तित हो रहा है। तो नीचे वाला किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें भी वही होगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है। तो इसमें इसका जो नियम होता है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। इसका 2 नियम होते हैं, इसका 2 नियम होते हैं। तो इसका 2 नियम क्या? इसका भी देखिए पहला नियम वही है। इसका जो 2 नियम होता है, पहला नियम क्या? आपतित किरण, क्या लिखिएगा? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही तल पर है। तल या सतह लिख सकते हैं, तल पर है। दूसरा इसका होता है, ठीक है, आपतन कोण की जिया। क्या याद रखिएगा? आपतन
कोण की जया, और फिर अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात है, अनुपात मैंने क्या होता है, दोनों का भागा। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, परावर्तन कोण की जया, दोनों क्या होता है, अनुपात में होता है। इसको हम लोग लेते हैं μ/1, ठीक है। μ/1 को आवर्तनांक भी बोला जाता है। ये आपका दूसरा नियम हो गया प्रकाश का अपवर्तन का। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्नेल का नियम। और क्वेश्चन देगा स्नेल्स का नियम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर। अगर बोलेगा स्नेल्स का नियम किसको बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स का नियम कहा जाता है। तो ये छोटा सा बेसिक था आप लोग के लिए प्रकाश चैप्टर से। अगर ये आपको नहीं आते तो प्रकाश चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। इससे बहुत सारा एक नंबरिया क्वेश्चन भी आएंगे। मैं आप लोग को अब एक नंबरिया क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, इससे आपको आप चैप्टर में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगे। देखिए सेट 1 का जो क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है यहाँ पे दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग हजामती या सैलून का पढ़ा है, उसका क्या होता है, अवतल दर्पण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो देखिए ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। आप मान लिया था कि मार्केट गए, आप कहाँ गए, मार्केट गए, तो आर और एफ का हमको संबंध बताना, आर और एफ का संबंध बताना। अगर आप मार्केट गए हैं तो मार्केट में अगर मान लीजिए सामान, मार्केट में गए, सामान सही मिल रहा है, सही मतलब क्या होता है, सही मतलब होता है राइट, आर फॉर राइट। तो सामान सही मिल रहा है, तो इधर एफ है, आप लोग आर और एफ बराबर करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बार इधर लिख दीजिएगा आर और एफ, एक बार इधर आर एफ लिख दीजिएगा और एक बार इधर लिख दीजिएगा एफ और आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर सामान मार्केट में सही मिल रहा है, तो सही मिल रहा है तो कोई भी सामान आदमी जाकर वहाँ दुगना लेना चाहेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका निकल गया। अगर ये को याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। अगर देखिए सामान अगर मार्केट में आपको फालतू मिल रहा है, एफ फॉर फालतू, तो फालतू मिल रहा है तो जितना लेना होगा तो उससे हम लोग आधा ही खरीद के लाएंगे, तो इसको आधा कर देंगे। तो इस टाइप से आपका क्या रिलेशन याद रहेगा, सही सामान मिलेगा तो दुगना लेंगे और फालतू सामान मिलेगा तो आधा लेंगे। तो ये वाला आपको ट्रिक से आप लोग फॉर्मूला याद रहेगा, ये को कोई भी याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको ये वाला मिल रहा है, फालतू अगर सामान मिल रहा है मार्केट में तो कितना लेंगे, आधा लेंगे। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो आप लोगों को बताए थे, प्रकाश का अपवर्तन में सारा चीज बदल जाता है, सिर्फ एक चीज नहीं बदलता है, वो क्या है, आवृत्ति नहीं बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जो न्यूमेरिकल है आपको बता देते हैं, आपका भेजा में एकदम एक बार में घुस जाएंगे। देखिए इस तरह का लेंस की क्षमता जब भी देगा तो सबसे पहले समझिए लेंस होता है क्या है। यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंस की क्षमता हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी बराबर होता है 1/f, फॉर्मूला होता है। अगर एफ मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। अगर P बराबर 1/f, एफ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर में हम लोग 100 लेके बनाएंगे, ठीक है। बस यही दो फॉर्मूला है। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है यहाँ पे लिख देते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये सब एक नंबर या क्वेश्चन में पूछ सकता है। एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, यानी कि डी से डिनोट करते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे आपको क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। तो ज्यादातर अगर डी दिया हुआ तो सेंटीमीटर में निकालना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए हमको बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर फोकस दूरी, यानी कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फोकस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी दिया, तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना था। P बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर 1/f होता है। तो एफ हम क्या बोले थे, मीटर में रहना चाहिए, तो मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, P बराबर 1/f की जगह डाल देंगे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे। इस तरह से 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब P का एसआई मात्रा क्या होता है, D होता है, यानी कि 1 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है चार डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की दूरी क्या होगी। तब P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 क्या होता है, f होता है। तो यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ यानी कि P का मान ही दे दिया, 4 डायोप्टर दिया हुआ है। इधर क्या हो जाएगा 1/f, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेंटीमीटर में, ऑप्शन में देखिए सेंटीमीटर में आंसर लेना। तो यहाँ जब सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर हमको क्या लेना होगा, 100 लेना होगा। क्रॉस गुना करते हैं, इसको इधर से गुना करेंगे तो 4f होगा, इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा 100/4, काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ऑप्शन में देख के हम लोग मारेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दिए, अगर ऑप्शन में मीटर में रहता तो यहाँ 100 नहीं लेते, 1 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर में था तो यहाँ 100 ले लिए, अगर मीटर में यहाँ रहता तो यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 25 सेंटीमीटर आ गया। आप लोग ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अग्रदीप में क्या बताए थे, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए मानव नेत्र से कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग को बेसिक बता देते हैं। तो मानव नेत्र से आपका 4-5 क्वेश्चन एक बार में ही सिमटा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा मानव नेत्र में होता है क्या है। यहाँ देखिए मानव नेत्र,
ठीक है। तो मानव नेत्र में सबसे पहले आप लोग समझना है कि आंख के अंदर में क्या क्या चीज होता है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक नेत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, नेत्र। नेत्र कुछ इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे आपका नेत्र के अंदर में एक उत्तल लेंस लगा होता है पहले से। तो नेत्र में पूछेगा कौन सा लेंस लगा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। तो एक उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है नेत्र में पहले से। और कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं आंख से तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे बनता है उसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस एरिया का जो नाम है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है आंख में हम लोग का, तो आप लोग याद रखिएगा दृष्टि पटल पे बनता है, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा, क्या याद रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा, और आकार का छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा आकार का छोटा बनता है। और आंख का जो न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि नजदीक कितना दूर हम लोग देख सकते हैं, तो न्यूनतम दूरी होता है देखने का, न्यूनतम दूरी नेत्र का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर हम लोग न्यूनतम देख सकते हैं। 25 से ज़्यादा नीचे आएगा तो हम लोग देख नहीं सकते। और अधिकतम क्या बिंदु होता है देखने का, अधिकतम दूरी क्या होता है देखने का, तो अधिकतम दूरी होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी भी लिखा हुआ रख सकता है। तो ये 3-4 चीज़ आप लोग को यहाँ पे बता दी, ये सब एक नंबर क्वेश्चन में बनाता है। तो हम लोग का जो प्रतिबिंब आँख पे बना हुआ रहता है, कोई भी चीज़ देखते हैं तो कितना देर तक बना हुआ रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक वो प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो आँख जो दान करते हैं तो कौन सा भाग दान करते हैं, तो आँख का कोना वाला भाग दान करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कोर्निया भाग है ना, कोर्निया भाग दान किया जाता है। आंख को दान करता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन आंख दान किया है, तो कौन सा भाग करेगा, कोर्निया दान करेगा, दान किया जाता है, किया जाता है। और नेत्र से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, और नेत्र से क्वेश्चन नहीं बना सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन, इसे एकदम क्वेश्चन एक नंबरिया आते ही आते हैं, ठीक है। और नेत्र से आप क्या क्वेश्चन बना सकता है, बोला आंख को नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित करता है पुतली। पुतली क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आंख को नियंत्रित कौन करता है, आंख को नियंत्रित आंख को नियंत्रित पुतली करता है, पुतली करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं। इससे एक नंबरिया क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आप आगे में आप लोग जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष रहेंगे तो वो आपको बता देंगे, एक बार में आप लोग को समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 बोल रहा, मानव नेत्र का किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो अभी जस्ट आपको बताएं कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, जस्ट बताएं तो पुतली करता है। कौन करता है, पुतली करता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे देखिए वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। 1 किलोवाट में कितना इकाई होता है, तो 1 किलोवाट जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, जो ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा का। कूलम का इकाई मात्रक क्या होता है, आवेश होता है। सब वीवीआई क्वेश्चन है। बोला विद्युत मोटर एक युक्ति है, तो विद्युत मोटर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विद्युत मोटर में बिजली देते हैं, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, फिर पंखा घूमना स्टार्ट होता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, वही जनरेटर रहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैंडल घुमाएंगे, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। जल का अपघटन किस प्रकार, अपघटन मैंने टूटना होता है। कोई भी चीज अगर 2 चीज बनता है उसको वियोजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समझा देते हैं, एक चीज है और इसको 2 चीज में तोड़ दिए, यानी कि अपघटन कर दिए, तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर 2 चीज मिलके एक ठो बन जाता है, तो इसको दोनों मिलके बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसको वियोजन बोलेंगे और इसको संयोजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, जल का अपघटन हो रहा था, किस तरह का अभिक्रिया होगा, तो इसका वियोजन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया CuO + H2O Cu + A, तो बोल रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ था। यहाँ पे उपचयन किसका हुआ था, इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका उपचयन हाइड्रोजन का हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम के बारे में कुछ लड़के लोग कमेंट कर रहे थे कि डायग्राम कौन सा आएगा, इसमें देखिए केमिस्ट्री का 1-2 और बायोलॉजी का 1-2 डायग्राम, उसको डायग्राम करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है डायग्राम में, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, इस टाइप का जो प्रखनली है, ठीक है, लोहे का कील है ना, और कॉपर सल्फेट है, विलियन है, धागा। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का सूचक है, तो प्रकृति का सूचक नहीं है, इनमें से कौन है, कोई नहीं। प्रकृति का सूचक क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पीएच का मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा, तो वह क्षार होगा। तो देखिए 10 वाला आ गया तो आप लोग समझ जाइए। पीएच का मान देखिए, पीएच का जो स्केल होता है 0 से लेकर आपका 14 तक का होता है। पीएच का स्केल क्या होता है, 0 से 14 तक का होता है, और बीच में होता है 7। तो 7 को हम लोग बोलते हैं उदासीन। 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। और 7 के नीचे आता है, जो भी चीज 7 के नीचे आएगा उसको अम्ल बोलेंगे, और 7 के ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग क्षार बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, 10, तो 10 देखिए 7 से ऊपर है तो उसको क्षार बोलेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप पीएच का मान में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ इस टाइप से हाथ धोने वाला जब भी फिगर देगा तो ये अम्ल और क्षारक का एक सूचक है। तो यहाँ देखिए सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिए, इमली जब कोई खाता है ना, लड़के लोग इमली खाता है तो ज्यादा चट करते हैं, मतलब टटराते रहता है, टट। तो आप लोग याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल, क्या याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल। बोल रहा कौन सा अधातु कमरे पर ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए
जितना भी धातु है वो ठोस होता है, पर एक तो अपवाद में है जो द्रव में होता है। तो धातु में बोलेगा तो पारा मारेगा, आ धातु में बोलेगा तो ब्रोमीन मांगेगा, ब्रोमीन मारिएगा। तो यहाँ देखिए आ धातु का बात किया, तो आ धातु में क्या मारेंगे, ब्रोमीन मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अग्निशामक में किया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए हम लोग आग को बुझाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सोडा होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए कुछ कहानी इस टाइप में है। जो आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग का चैप्टर में किताब में दिया हुआ है साइंस में, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था डॉबरेनर। तो उन्होंने त्रिक का सिद्धांत दिया था। उसके बाद न्यूलैंड्स आया था, न्यूलैंड्स क्या दिया था, अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड्स के बाद जब मेंडलीफ आया था तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी दिया था। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो तत्वों को कैसे सजाया था, वो परमाणु भार के अनुसार सजाया था। उसके बाद जब मोजले आया, यानी कि मोजले, तो मोजले अपना नाम नहीं दिया, क्या दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया था, और उसको परमाणु संख्या पर सजाया था। तो आप लोग दो ही याद रखिएगा, मेंडलीफ द्रव्यमान पे और मोजले परमाणु संख्या पे। तो यहाँ पे बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी अभी का लेटेस्ट वाला तो परमाणु संख्या पे चला जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम। पोटेशियम को खुला छोड़ने से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, पोटेशियम। बोरा 25 में पृथ्वी के भूपर पट्टी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो देखिए बता देते हैं, अगर बोलेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, ऑक्सीजन है। पर यहाँ भूपर पट्टी बोल रहा है, यानी कि ऊपरी परत में, तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खनिज। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, प्रोपेनॉल। ऑल आ रहा है, ऑल मैंने अल्कोहल, ओहल ओहल, हाँ यहाँ पे ओल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या नहीं होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त का नहीं होती है। ठीक है, फ्लोएम, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें दो टाइप का आता है क्वेश्चन, एक है फ्लोएम, एक है जाइलम। जाइलम में याद रखिए जल, जाइलम बना जल से, तो उसमें जल का परिवहन करवाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे पेड़ में पूरा। अब फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, आई एफ फॉर फूड, इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ यानी खाना वगैरह ऊपर से नीचे प्रवहन करवाता है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोएम में क्या है, ऊपर से नीचे की ओर क्या कराता है, खाना को भेजता है। ब्रिक का रचनात्मक क्रियात्मक क्या होता है, ब्रिक का ही होगा, या विक्राणु बोलेंगे। ठीक है, ब्रिक मैंने किडनी होता है। बोला फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो पेड़ में ही पकाना है, यानी कि पेड़ पर ही था जो पक गया था, तो उसको क्या बोलेंगे, एथिलीन। थिया है ना, पेड़ पर ही थी। ठीक है, तो एथिलीन। और एसिटिलीन बोलेगा तो पेड़ से तोड़ के पकाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग एथिलीन याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए दो तरह का हार्मोन पाया जाता है। लड़का लोग में टेस्टर होता है। ठीक है, लड़का लोग हर चीज टेस्ट करते रहता है, इसलिए उसको टेस्ट्रोजन लड़का में पाया जाता है, एस्ट्रोजन लड़की में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा, ये अंडाशय से निकलेगा। आप लोग याद रखिएगा। नर युग्म और मादा युग्म का संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। दिए गए चित्र में जनन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो जनन हो रहा है, देखिए स्टारफिश जैसा मछली जैसा नजर आएगा, तो इसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे। इसका आंसर मुकुलन हो जाएगा। पूरा पक्षी और चमगादड़ का पंख क्या है, समान है। देखिए समान अंग किसको बोलते हैं, मतलब दिखते एक जैसे हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है, उसे समान अंग बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पक्षी और चमगादड़ का जो कार्य अलग अलग है और अलग अलग दिखता भी, तो उसको असमजात अंग बोलेंगे। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था, मेंडल ने किसको चुना था, मटर को चुना था। माँ से मेंडल तो मटर का मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक में जो पैदा होने वाला है, सांप है, मेंढक है, घास क्या है, उत्पादक है। बोल रहा है किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण, सबसे पहले देखो प्रथम पोषी स्तर कौन था, शाकाहारी ही था। ओजोन परत को अपक्षय कौन कर रहा था, ओजोन परत को अपक्षय कर रहा है सीएफसी, जो कि फ्रिज और एसी वगैरह से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या कर रहा है, ओजोन परत को क्षति कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो हमको प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, लकड़ी, गोबर गैस, तो प्रकृति कोयला भी, इसका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए चाल कितना होना चाहिए, तो पवन ऊर्जा वगैरह कहाँ पे चलता है, जहाँ पे थोड़ा सा हवा थोड़ा चलते रहता है, जैसे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में पवन चक्की ज़्यादा चलता है, पवन ऊर्जा चलता है, जिससे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है हवा के द्वारा। तो वहाँ कम से कम हवा का चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आपका सेट 1 पूरा कंप्लीट हो गए हैं ऑब्जेक्टिव का। अब आते हैं सेट 2 की ओर। ठीक है, सेट 2 में क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो इसमें सीधा मारिएगा, क्या मारिएगा, सीधा। बोल रहा वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए उत्तल दर्पण। ये सब सारा चीज समझा दिए। यहाँ बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। यहाँ सेंटीमीटर में दिया, तो ऊपर में 100 लेना होगा, 100/20, तो कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 5 आंसर। इसका कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर, तो प्लस 5 डायोप्टर लेंगे। 5 डायोप्टर कहाँ पे है, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, हीरा का आवर्तनांक जो होता है, हीरा का आवर्तनांक कितना होता है, हीरा का आवर्तनांक होता है 4.24। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हीरा वाला। यहाँ पे बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग उपयोग करने के लिए किससे करते हैं, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। इसमें याद रखिएगा उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, आंख के लेंस की किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बार बार बता रहे हैं रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पे बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाते हैं, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। क्या होता है, 7 रंगों में। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम
होता है। यहाँ देखिए 2 नंबर ओम। आवेश का जो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्यू बराबर क्या होता है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे तीनों का संबंध बोल रहा है, तो करंट बराबर होता है क्यू बटा टी। ठीक है, इकाई समय में जो प्रवाह करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है विभवांतर की माप का यंत्र क्या, विभवांतर किसे नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर नापाता है, मीटर से करंट नापाता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो किस ध्रुव से निकलता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर घुसता है। ठीक है, उत्तर से निकलेगा दक्षिण की ओर घुसेगा, यानी कि जो चुंबक होता है ये एन है, ये एस है, तो एन से एस की ओर ऐसे ऐसे करके घुसता है। ठीक है, बोल रहा भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की ना, तो भारत में 50 हर्ट्ज चलता है। यहाँ पे जो करंट का आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बोल रहा आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहलाता है, तो बीच की अभिक्रिया को हम लोग उदासीन बोलते हैं। इससे पहले ही हम लोग पहला सेट में आप लोग को बताएं, तो जो बीच में रहता है उसको साथ बोलते हैं, उसको उदासीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है, Fe है। ठीक है, यहाँ पे CuSO4 था और यहाँ पे देखिए Fe कहाँ गया, आगे में चला है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया। समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें उपचयन होता है, तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो Cu का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसको याद कर लीजिए, Cu का क्या हो रहा है, उपचयन यहाँ पे हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है, कोई चीज का बढ़ना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, घटना होता है। ठीक है, यहाँ तो उपचयन ही जुट रहा है ना, तो Cu का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच की अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, इस विलियन को क्या कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अम्लीय वर्षा तब होता है जब वर्षा का पीएच का मान, तो देखिए वर्षा का पीएच का मान क्या हो जाता है, 5.6 से जब कम रहेगा। ठीक है, 5.6 से जब कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5.6 से जब जैसे ही कम होगा कोई भी पीएच का मान, तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ठीक है, और यह है CaCl2 क्या है, यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। CaCl2 क्या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए शरीर का तापक्रम पर पिघलने पर धातु क्या होता है, तो धातु होता है, धातु गैलियम होता है, जो हाथ पे रखने से गलना स्टार्ट कर, गैलियम में गलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है, तो यानी विद्युत में जो करंट आता है, कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, पर हीरा में क्या होता है, करंट नहीं आता, पर ग्रेफाइट में करंट आता है। यहाँ बोल रहा है विद्युत आता है, तो इसको ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ देखिए पीतल, तो पीतल का हम लोग क्या बताएं, तो पीतल का मिश्र धातु, और आप लोग को याद रखना, तो आप लोग याद रखिएगा पिताजी, क्या याद रखिएगा, पिताजी। तो देखिए पी से पीतल होगा, ता से तांबा, जा से जस्ता, तो पिताजी। तो जस्ता का क्या, तांबा का Cu होता है, जस्ता का Zn होता है, तो Zn Cu कहाँ है, 2 नंबर है, इसका 2 नंबर है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कार्बन का हमेशा 4 हाथ होता है, कार्बन का हमेशा कितना हाथ होता है, 4 हाथ होता है। निम्नलिखित में से अल्कोहल का पर्यात्मक समूह क्या होता है, तो अल्कोहल को क्या हम लोग बोलते हैं, OH से डिनोट करते हैं अल्कोहल को। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका ये होता है, सिरका क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने संख्या होते हैं, तो आवर्त 7 होता है, और ग्रुप कितना होता है, 8 वर्ग होता है। ठीक है, तो वो नहीं दिया वर्ग वाला। अमीबा अपना भोजन किस सहायता से पकड़ता है, तो इसका याद रखिए कुटपात, इसका याद कर लीजिएगा कुटपात। जठर रस कहाँ पाया जाता है, तो जठर रस हम लोग कहाँ पाया जाता है, या पेट के अंदर पाया जाता है, तो पेट किसको बोलते हैं, आमाशय को। आमाशय में जठर रस पाया जाता है, जठर रस किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जठर रस बोला जाता है। तो जठर रस हम लोग को पेट के अंदर पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए विकिरण की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका आप लोग क्या बताए थे, विकिरण, पीछे क्या बताए थे, विकिरण या फिर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। फल को पकाने का हार्मोन क्या है, तो फल को पकाने का हार्मोन क्या, एथिलीन। पीछे भी क्वेश्चन आया था। नर हार्मोन क्या है, नर हार्मोन बोल रहा है। ठीक है, तो नर हार्मोन यानी कि लड़का का हार्मोन कौन सा होता है, लड़का में क्या बताया था, टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन बोलेगा तो लड़की में होता है। ठीक है, उस जंतु का नाम बताया जो पूर्ण रुदन भवन द्वारा जनन होता है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। मानव मादा गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, निषेचन कहाँ पे होता है, तो डिंब वाहिनी यानी कि फ्लोटेंट ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है, बोरा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर को चुना, तो पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द कौन बनाया था, तो जॉनसन बनाया था। कौन बनाया था, जी से जॉनसन, जा से जॉनसन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, उत्पादक यानी कि पीछे भी आ चुका है, तो घास क्या है, घास एक उत्पादक है, बार बार वही चीज घूम के आ रहा है। अब घट का एक उदाहरण है, अब घट का एक उदाहरण था, क्या होता है, कवक एक क्या, अब घट है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन में क्या होता था, औरत लोग है ना, जब पेड़ काटने आता था सब चिपक जाता था कि पेड़ का कटाई ना हो, यानी कि मृदा अपरदन को रोकना भी चाहता था, यानी कि वृक्षों को काटने से रोकना, यही है मृदा, यही है चिपको आंदोलन। ठीक है, बहते जल का ऊर्जा कैसा होता है, तो बहते जल का ऊर्जा कैसा होता है, इसका होता है गतिज ऊर्जा। बहते हुए जल क्या है, गतिज ऊर्जा। वही बांध लगाकर उसमें पानी जमा कर उसमें क्या रहेगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। अब देखिए पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, पहले भी ये सेट 1 में दिया हुआ, इसका होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं सेट 3 की ओर। सेट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में है ना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, यानी कि दोनों टाइप का इसमें प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बोल रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है, तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या दिया, आपको आर दे दिया, क्या दे दिया, आर दे दिया 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना, फोकस निकालना है, तो ए बराबर क्या बोले, फालतू चीज मिल रहा है तो उसको आधा कर देंगे, फालतू चीज मिल रहा है उसको आधा कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि दूसरा कैंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, किसी माध्यम का आवर्तनांक क्या होता है, तो आवर्तनांक आपको क्या बताएं, साइन आई बटा साइन आर, जिसको स्नेल्स का लो बोलते हैं, स्नेल्स का नियम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तनांक बोलते हैं। बोल रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, मीटर में दिया तो क्या करेंगे, तो लेंस की क्षमता निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f, तो 1/f करेंगे, तो 1/f करेंगे तो 1/2 को अगर काटेंगे तो
कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.50, यानी कि तो अवतल लेंस में है तो इसमें माइनस में आ जाएगा, अवतल लेंस में आ जाएगा तो माइनस में, उत्तल में रहता तो प्लस में। बोला समान दृष्टि से वैसे के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होता है, समान देखने के लिए जो आंख का दूरी होता है, न्यूनतम दूरी कितना होता है, आंख का हम पहले भी बेसिक बता दिए, इसका होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किससे क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को आप लोग याद रख लीजिएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को हमेशा किससे दूर करते हैं, उत्तल लेंस से। ठीक है, यहाँ बोला सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रेकता प्रतिबिंब होता है, यानी कि वलय जैसा सूर्य दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, किस कारण से होता है, तो देखो जो चीज होता नहीं है और जो चीज दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, तो चपटी दिखाई देता है। चक्रीयता का मतलब क्या होगा, चपटी दिखाई देगा। कूलम किस भौतिक का राशि है, तो कूलम किस भौतिक का राशि है, तो आप लोग याद रखिएगा आवेश का राशि है। किसका है, आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है। आममीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, आममीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को आपको इसमें जोड़ा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो सीरीज का मतलब क्या होगा, सीरीज का मतलब आपका हो गया समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आममीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब देखिए सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का तंतु इतना एम्पियर दिया हुआ है, 10 मिनट में प्रतिवाही करते हैं तो विद्युत धारा के परिपथ में आवेश का परिणाम क्या होगा, यानी कि सी निकालना। तो सी बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पहले भी बता दिए, आई बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे छोटा सा बता देते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। आई बराबर होता है क्यू बटा टी। ठीक है, तो क्यू का मान ऊपर में दिया हुआ है आपका, क्यू का मान कितना दिया, क्यू का मान नहीं दिया हुआ, आई का मान दिया हुआ, आई का मान है 0.5, क्यू का मान नहीं दिया हुआ है और इसका दिया हुआ टी, तो टी कितना 10 मिनट, तो यहाँ लिखिएगा 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट लिखिएगा, तो यहाँ से क्यू निकालेगा, इधर गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 0.5 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50, यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तो है नहीं, तो इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30, एक तो और जीरो लग जाएगा, तो यानी कि 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 300 सेकंड आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, फॉर्मूला पर आता है आई बराबर क्यू बटा टी, इसमें तोड़कर आप लोग इसे बना दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 ओम, 11 नंबर क्वेश्चन बोला 2 ओम 3 ओम 4 ओम 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम में मतलब होता है सीधा जोड़ देते हैं, यानी कि 2 3 5 5 4 9, 9 आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। श्रेणी क्रम में बोलेगा तो सीधा जोड़ेंगे, आप समांतर क्रम में बोलेगा तो बट्टा करके जोड़ेंगे। बोला उस युक्ति का नाम बता जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत यांत्रिक से पहले भी बता दिए, विद्युत मोटर पिछला सेट में बताए थे। उस युक्ति का नाम लिखे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मतलब पहले यांत्रिक यानी घूमने वाला चीज पहले, बाद में विद्युत, तो ये हो जाएगा जनरेटर, विद्युत जनित्र। ठीक है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, उसमें छोपी अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया, यानी कि उसमें कोई चीज हम लोग छोड़ते हैं, जैसे सांस लेते हैं तो हम लोग उसमें छोड़ते हैं, सांस छोड़ने वक्त, तो उसको उसमें छेपी बोलते हैं। उसमें शोषी का मतलब होता है उसमें को अंदर लेना। ठीक है, तो हम लोग उसमें छेपी अभिक्रिया होता है सांस लेना। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए दोनों को जोड़ने के बाद बन रहा है कोई चीज, तो दोनों को जोड़ने के बाद कोई चीज बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। पहले भी बता दिए, तो 2 चीज जुट के एक चीज बनता है, उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। एक चीज से 2 चीज बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग वियोजन बोलते हैं। देखिए चिप्स के पैकेट में जो अंदर में डाला हुआ रहता है कि खराब ना हो, तो उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन। चिप्स के जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। 1 बिलियन को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो नीला को लाल कर देगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, तो इसको आप लोग को ट्रिक याद रख लीजिए, अनिल। क्या याद रख लीजिए, अनिल। तो देखिए आ से अम्ल हो गया, ना से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। नीला से लाल बोलेगा तो आ याद रखिएगा अम्ल, आई को याद रखिए छलनी। क्या याद रखिए, छलनी। तो छलनी में क्या हो जाएगा, क्षारीय, छा से क्षारीय, ला से लाल, ना से नीला। तो लिटमस पेपर को लाल से नीला जब करेगा तो क्षार हो जाएगा, और नीला से लाल करेगा तो अम्ल हो जाएगा। ये ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा, अनिल और छलनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो इसका क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अग्निशामक में यही वाला उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक द्रव धातु का नाम बताया था। धातु द्रव का क्या बताए थे, पारा बताए थे। आवा धातु का बताए थे ब्रोमीन। ठीक है, आ धातु का ब्रोमीन, अधातु का पारा, जो भी द्रव में पाया जाता है। सीने बार किसका आयसक, तो सीने बार पारा का आयसक होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। पारा एक अन्य धातु का मिश्र धातु को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, अमलगम। पारा से क्या निकलता है, अमलगम निकलता है। अल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। अल्किन का क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तीनों फार्मूला दिया, तीनों में से एक ठो कोई दे सकता है आपको। देखिए यहाँ एल्डिहाइड का बोलेगा, अगर क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO, ये होता है अल्कोहल का, ये होता है कीटोन, कीटोन का, ये होता है एल्डिहाइड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बड़ा है तो बड़ा वाला होगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है, 18 वर्ग होता है, और समूह कितना होता है, 7 होता है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि CO2 H2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पीत रस का स्राव होता है। पीत रस कहाँ से निकलता है, तो पीत रस निकलता है कहाँ, यकृत से निकलेगा ना। पीत रस देखिए, पीत रहता है पिताशय में, पर पीत रस निकलता है कहाँ से है, पीत निकलता है आपका यकृत द्वारा निकलता है। यहाँ गलत दिया ग्रहणी से। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यकृत द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में रंध्रों को खुलना और बंद होने पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, इसका प्रकाश का संश्लेषण पर निर्भर करता है। रंध्र मतलब क्या होता है, जो पत्ता में जो छिद्र होता है ना, जिससे सांस लेता है पत्ता, उसी को रंध्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हवा अंदर बाहर होता है, वो निर्भर किस पे करता है, प्रकाश संश्लेषण पे। ठीक है, बोला दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। इसको याद रखिएगा, सिनेप्स बोला जाता है, इसको याद कर लीजिए। ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन एक एंजाइम, ऑक्सीन एक क्या है, एंजाइम। पुंकेसर क्या है, फूल के बीच में जो प्राक्कन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक्कन को बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, नर युग्म मादा युग्म का संलयन कहाँ, उसको क्या बोलते हैं, निश्चेषण बोलते हैं। पहले भी क्वेश्चन था,
मानव के स्त्री लिंग के गुणसूत्र क्या है? तो देखिए स्त्री में एक तरह का ही गुणसूत्र पाया जाता है, उसको एक्स एक्स बोलते हैं। लड़का में 2 तरह का पाया जाता है, एक्स वाई दोनों पाया जाता है। और गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? टोटल 46 होता है, 23 का जोड़ा होता है। यहाँ पे बोल रहा है आनुवंशिकता का आधार क्या है? तो आनुवंशिकता का आधार है डीएनए, ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी? सर्वाहारी क्या है? कुत्ता सर्वाहारी। सर्वाहारी में जो दोनों चीज करता है, कुत्ता क्या सर्वाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी कि जो दोनों चीज करता है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, उसको सर्वाहारी बोलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि उत्पाद होता है। जब विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है? इसका वन होता है। जब विविधता मतलब जैव, मैंने जो हम लोग को जैव विविधता मतलब वही जंगल द्वारा जो भी चीज मिलता है ना, जैव विविधता वन होगा। सभी प्रकार का ऊर्जा स्रोत होते हैं, किसमें होते हैं? सूर्य में। सूर्य में सभी प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। उस युक्ति का नाम बता जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सौर सेल। सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? यानी सूरज का ऊर्जा लेते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसको बोलते हैं सौर सेल। अब आते हैं सेट 4 की ओर। देखिए सेट 4 का क्वेश्चन नंबर पहला, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। वास्तविक कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है, वास्तविक एवं सीधा। तो इसमें किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर का चालक के सामने दर्पण लगा हुआ रहता है, कैसा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगा हुआ रहता है, कैसा दर्पण लगा हुआ रहता है? वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आप लोग को बता दिया, तो 2 डायोप्टर, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f होता है। तो पी के जगह पर 2 बैठा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/f, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर में आंसर है, तो यहाँ पे आप लोग को 100 लेना है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50, यानी कि आपका कितना आंसर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। तो यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? 0.50 हो जाएंगे, ठीक है। मीटर में आंसर दिया हुआ है, तो मीटर में कितना? 0.50, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दर्पण में आवर्धक का बराबर होता है। तो आवर्धक का बराबर कौन होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि m बराबर क्या होता है? h और h डैश होता था ना, तो यही आपका हो जाएगा। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने वाला कौन है? पुतली। स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिए थे पुतली, जब आंख बताए थे बेसिक, तो उसी में बता दिए थे पुतली। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? देखिए जो भी चीज आपको लगता है कि वास्तव में हो नहीं रहा है, तो उसको अपभ्रम में, यानी कि अपवर्तन याद रखिएगा, अपवर्तन। प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। कलर वलर पीला चीज जितना भी प्रकीर्णन में जाएगा, और जो चीज वास्तव में होता नहीं वो अपवर्तन जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम का आवेश का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी बल में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश पर, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आप लोग छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। तो आई बराबर क्या होता है? Q/T। आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिएगा। आई का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू का मान दिया 120, और टी का मान क्या लेंगे? टी का मान 1 मिनट यानी कि 60 लीजिए। तो यहाँ से 0 0 गया, तो इसका 2 आ गया, तो कितना आंसर मार देंगे? 2 एम्पियर, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है 220 वोल्ट है और 2 एम्पियर है, तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है V/I। आर बराबर होता है V/I, तो आर बराबर V कितना है? 220, अब आई कितना है? 2 है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। इस तरह से आप लोग को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से समझा देंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत इजी पड़ जाएंगे। देखिए ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग को बता देते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आप ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं। देखो आपको फॉर्मूला में करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला में आप लोग ऐसे याद रखिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए, एक उल्टा भी बना दीजिए, उल्टा भी है ना, ठीक है। तो इसमें एक आप क्या कीजिए, इसमें आप एक सीधा भी बनाइए, एक उल्टा भी एक सीधा भी। नीचे में क्या कर दीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए आई और आर। अब यहाँ से देखिए कोई भी फॉर्मूला निकालना आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर भी निकालना तो भी का ढक देंगे, तो भी बराबर क्या नजर आ रहा है? आई आर। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको आई निकालना है तो आई को ढक देंगे, तो आई ढक देंगे तो क्या दिख रहा है? V/R। क्या दिख रहा है? V/R, ठीक है। अगर आपको आर निकालना है तो आर को ढक देंगे तो क्या दिखाई देगा? V/I। इस तरह से तीनों फॉर्मूला आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जरूरत है आर, तो आर बराबर देखिए क्या निकला था? आर बराबर V/I। तो इस तरह से आर बराबर हम लोग V/I कर लिए। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, चुंबक में समजाती ध्रुव को परस्पर क्या होता है? तो समजाती ध्रुव यानी कि प्लस प्लस रहेगा चुंबक में, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि फेंकेगा। अगर प्लस माइनस होगा तो दोनों को क्या करेगा? आकर्षण करेगा। पूरा लघु पतन में क्रिया में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा बहुत बढ़ जाता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ बोला ZnO+C किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा किसका उपचयन हो रहा है? तो सी का उपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है? सी का। देखिए सी पहले अलग था, फिर उसके साथ दूसरा चीज आएगा, किसका उपचयन होगा? सी का उपचयन होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, जल के विद्युत विक्षेपण ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित रहता है? तो हाइड्रोजन गैस एकत्रित रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ह्रास नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, शरीर की अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो हम लोग इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो के अंदर क्या रहता है? सोडा रहता है, यानी कि सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बोल रहा है कि विलियम का पीएच का मान 7 है, तो पीएच का मान 7 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, पहले भी बता दिए। बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल दोनों मिला हुआ रहता है, ठीक है। धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एयू। एयू में क्या होता है? सोना होता है। एयू में क्या होता है? सोना। सोना क्या होता है? मतलब आपका पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व कौन होता है? हीलियम होता है, ठीक है। हीलियम। अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम होता है। तो अक्रिय गैस को कैसे याद रखेंगे? वैसे याद रखेंगे,
हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट कर दिया। यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अजेनॉन, ये सब क्या होता है? ये सब आपका अक्रिय गैस होता है, यानी कि नोबल गैसेस होता है। कांसा का बोल रहा है, कांसा, तो कांसा का क्या होता है? कांसा का आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा? टीटी याद रखिएगा। टीटी, टीटी को हम लोग क्या देंगे? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांसा देंगे। टीटी याद रखिएगा। टीटी जो टिकट काटता है उसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल। तो टी से तांबा याद रखिएगा और टी से टीन याद रखिएगा, यानी कि CuSN हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका टीटी याद रखिएगा। टी से क्या हो जाएगा? तांबा, और टी से हो जाएगा टीन। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए, इसका पहले ही बता देते, अल्कीन का रासायनिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोजन कार्बन है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन किसमें होगा? तो ईथ, मीथ, प्रो, ब्यूट, जितना ज्यादा होगा उसमें होगा। तो ठीक है, तो मीथेन में क्या? मीथेन में ज्यादा हाइड्रोजन है। मीथेन में क्या? 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का बात कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन किसमें? सरलतम हाइड्रोजन कार्बन, तो सरलतम हाइड्रोजन कार्बन किसमें होगा? एक में होगा। OH का पर्यात्मक समूह क्या? OH अल्कोहल कहलाता है। OH क्या कहलाता है? अल्कोहल। ठीक है, आवर्त सारणी में उत्तम स्तंभ को क्या होता है? जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप, यानी कि समूह बोलते हैं। और जो लेटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। जो लेटा हुआ रहता है उसको आवर्त बोलते हैं। दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो दीर्घ रोम पाए जाते हैं छोटी आंत में। ठीक है, दीर्घ रोम। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान हम लोग लेते क्या है? हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 होगा। इसका गलत दिया हुआ। लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग हल्का पीला होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे छोटा होता है, तो क्या होता है? प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि होता है। प्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसी को बोलते हैं, जो सर में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, इसको प्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। हाइड्रा में नहीं पाया जाता। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? जिसमें मस्तिष्क नहीं होता। हाइड्रा में दिमाग नहीं होता। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो इसका DNA का होता है जनन का मूल घटना। ठीक है, जनन का संचालित रोग है, क्या है? इनमें से सभी, यानी कि सिफिलिस और एड्स और गोनोरिया, इनमें से सभी। अगर आपको इनमें से सभी वाला ऑप्शन दे रहा तो लगभग वही आंसर होते हैं, क्योंकि सोशल में भी देखे तो इनमें से सभी लगभग सब वही आंसर थे। ठीक है, इनमें से सभी या इनमें से दोनों। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितना होता है? यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो आप लोग 23 के जोड़ा बताए थे, यानी कि टोटल 46 होता है। वह कौन सा कारक है जो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो क्या जीन है? जीन ही वंशानुगत बनाता है। वह पारिस्थितिक तंत्र हिरन में होते हैं। हिरन में क्या होता है? प्राथमिकता उपभोक्ता। ठीक है, वो रहा 37 का। बाघ किस पोषी का स्तर का उपभोक्ता है? इसका तृतीय हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था किसके अंदर में? तो ये अमृत देवी बेसनाई। किसके अंदर में? इसके अंदर में। ठीक है, और बोल रहा पवन ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रकृति के ऊर्जा में मुख्य स्रोत होते हैं, क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं सेट 5 की ओर। सेट 5 का देखिए पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण ज्यामिति केंद्र मध्य बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है? तो इसका भी 2 ही नियम होते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या बताए थे? P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो P का मान तो नहीं दिया, तो P बराबर लिखेंगे तो 1। यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ क्या देंगे? 100/50। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आंसर। क्या आ जाएगा? 2 डायोप्टर। क्या मार देंगे? 2 डायोप्टर। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि को उपयोग दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। खतरे का निशान किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, सबको पता है। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? बताएं तो आमीटर से मापा जाता है। आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सबको हम लोग पासर क्रम में जोड़ेंगे। पासर क्रम में मतलब क्या होता है? सबको बटा में करके जोड़ेंगे। 1/5, 1/10 और 1/30। तो ये सबको ऐसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा आ जाएगा, सबको बटा लेकर जोड़ेंगे तो इसको सबको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। भिन्न का जोड़ से इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अंगूठा क्या दर्शाता था? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है, अंगूठा आपको क्या दर्शाता है? बल की दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बल की दिशा। तो बल क्या करता है? आरोपित बल को आरोपित करता है। ठीक है, विद्युत धारा का उत्पन्न युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत जनरेटर। जो विद्युत उत्पन्न करता है उस मशीन को क्या कहते हैं? विद्युत जनरेटर कहते हैं। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्या होता है? उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। CO3 CO प्लस किस प्रकार का अभिक्रिया? तो देखिए एक में 2 को टूट गया तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। संक्षारण से बचने का क्या उपाय? संक्षारण में जंग से बचने का क्या उपाय? धातुओं पर जस्तीयकरण करने से क्या होता है? जंग से हम लोग बच सकते हैं। 1 बिलियन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता था। लाल को नीला कर देगा तो लाल को नीला कर देता। आप लोग को क्या बताए थे? छलनी बताए थे ना। तो क्षार क्या करता है? लाल से नीला। तो लाल से नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। प्रबल क्षारक कौन सा है? तो सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है? तो इसमें है NaOH। ठीक है, जिस्म का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का CSO4 2H2O होता है। याद कर लीजिएगा। उसमें का सबसे अच्छा चालक क्या है? उसमें का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो उसमें का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर है। आधातु क्या है? इसमें से आधातु तो कार्बन क्या है? कार्बन और सिलिकॉन और गंधक, तीनों का तीनों क्या? आधातु। जब आपको इनमें से सभी मिलेगा तो लगभग आप लोग इनमें से सभी मारिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तो यानी कि सीसा और टीन को हम लोग क्या बोलते हैं? TT।
तो इसको क्या हम लोग सीसा और टीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर जो करते हैं हम लोग, सोल्डरिंग करने का जो चीज़ होता है ना, तो सीसा और टीन रहता है। PbSn इसको बोलते हैं, Pb और SN। सीसा टीन से क्या होता है, सोल्डरिंग होता है, जो हम लोग सोल्डरिंग तार वगैरह करते हैं उसमें सोल्डरिंग होता है। अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले अल्केन का नाम क्या होगा, तो 3 वाला को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, 3 वाला को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 1 में होता है मीथ, 2 में ईथ, 3 में प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, ठीक है, 5 में पेंटेन। एथेनोइक अम्ल और कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, तो CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। इसको याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज ध्रुव को क्या बोलते हैं, क्षैतिज जो लेटा हुआ को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में आपका पाया जाता है टाइलून। क्या पाया जाता है, टाइलून। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, पचाता है, पाचन करता है। लाइपेन क्या करता है, पाचन करता है। पौधे के जाइलम का परिवहन करता है। जाइलम, जाइलम माने जल, जाइलम माने जल, जैसे जल जैसे जाइलम, तो यानी कि पानी हो जाएगा। फ्लोएम देता तो खाद्य पदार्थ होता है। घेंगा रोग किससे कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि आई की कमी से होता है, ठीक है। प्राग कोष होते हैं, प्राग कोष कहाँ होता है, प्राग कण के अंदर होता है। पौधे का जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे का जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, यानी कि फूल में। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है, तो ये समवृत्ति अंग है, ठीक है। इसको याद करिए। मानव नर में क्या होता है, नर में क्या होता है, नर में XY होगा और मादा में XX होगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। सबसे पहले शाकाहारी ये आया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, इसका होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। वन संपदा का एक उदाहरण है, तो संपदा का एक उदाहरण क्या है, लकड़ी है, ठीक है। वन संपदा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है, पहले भी बता दिए। ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। फिर 40 का है, सौर पैनल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, चांदी सिल्वर का, यानी कि चांदी या सिल्वर का किया जाता है, किसका, सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसे आप अच्छे से एयरफोन लगा के सुने, आपको सारा याद हो जाएंगे, ठीक है। ये पांचों सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग 40 में 40 एकदम लगा के आइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।